हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश आपका अपने चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपको बता दूं, मैं यूपी बोर्ड का हाई स्कूल का साइंस सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ा रहा हूं, जिसपे मैं आपको लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था और उस पर मैंने काफ़ी चीज़ें देख लिया है। अब मैं आपको बताऊँगा, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन हो चुका था। अब हम बात करेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, मतलब समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में हम बात करेंगे। आप जनरली सोचिए कि आप अपने घर में जो कांच शीशा इस्तेमाल करते हैं वो समतल दर्पण होता है, ठीक है। समतल दर्पण में क्या होता है कि आपका जो भी फिगर दिखता है या प्रतिबिंब आपका जो दिखता है कांच में, उसमें उसी के बारे में हम बात करेंगे। आइए इसके बारे में बता देते हैं, तब एक्सप्लेन करते हैं। ये मान लीजिए आपका समतल दर्पण है, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, आपका समतल दर्पण। अब बात है कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। मान लीजिए ये समतल दर्पण आपका रखा हुआ है और कुछ दूरी पर आपने कोई वस्तु को रख दिया है। ये आपका समतल दर्पण है और मान लीजिए कि आपने यहाँ पर कोई वस्तु रखा है। मान लीजिए कि ये वस्तु है आपका, इसे A मानिए और ये B है। इसका निचला सिरा और इसका ऊपरी सिरा है। और जब समतल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखी हो तो हम क्या करते हैं, ये प्रकाश किरण जो होगी दर्पण, जब प्रकाश किरण समांतर जाएगी तो ये दर्पण के साथ क्या है, लंबवत है। दर्पण के साथ लंबवत है, लेकिन वस्तु के साथ ये इसकी जो क्षैतिज रेखा है इसके समांतर है। हमने आपको बताया था समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती हैं। ये हुआ कि ये जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से वापस चली आएगी। तो बताइए, क्या प्रकाश की किरण इधर गया? नहीं गया। तो हम क्या करेंगे, आभास करेंगे कि प्रकाश की किरण इधर गया होगा, ठीक। अब उसके बाद दूसरी प्रकाश की किरण हम क्या करेंगे, यहां से ले जाएंगे और ये क्या होगा, यहां से टकराने के बाद ये वापस जितना एंगल के साथ ये टकराएगा यहाँ पर, उतने ही एंगल के साथ ये क्या होगा, परावर्तित होगा। बताइए, दो किरण गया, एक तो इधर और एक, क्या प्रकाश की किरण कहीं पर मिला? नहीं मिला। तब हम क्या करेंगे, इसमें ये प्रकाश की किरण को हम पीछे ले जाएंगे। मानेंगे कि ये प्रकाश की किरण पीछे क्या जाती हुई प्रतीत हो रही है, इसके समांतर ही है। तो क्या जहां पर प्रतीत होगी वहीं पर क्या होगा, आपका प्रतिबिंब का निर्माण होगा। क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण। और इस प्रतिबिंब का निर्माण जो होगा, यह प्रतिबिंब कैसा होगा उसके बारे में मैं बताऊं तो यह प्रतिबिंब आपको दिख रहा है कि दर्पण के सामने सीधी रखी हुई है, तो यह क्या बनेगा, सीधा तो बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, आभासी। मतलब ये क्या, आभास हो रहा है कि प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन वास्तव में प्रकाश की किरणें कहीं पर मिल नहीं रही हैं। तो क्या हो रहा है, यह जो प्रतिबिंब बनेगा आपका, मान लीजिए कि ये AB है तो हम इसे क्या मानेंगे, A डैश और
बी डैश मान लेते हैं। और मान लीजिए कि ये क्या है आपका पोल, ध्रुव, और ये ध्रुव हो गया। और ये दूरी और यह दूरी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये दोनों दूरियां जो होंगी आपका समान होगा। ऐसा लग तो नहीं रहा है कि समान है फिगर में, लेकिन थोड़ा यहां पर ही बढ़ा देते हैं इसको। ऐसा लग नहीं रहा है कि दोनों समान है, क्योंकि बनना चाहिए दोनों समान दूरी पर। तो इसे क्या करेंगे, हम थोड़ा बढ़ाएंगे और ठीक। अब इसके बाद ये जो प्रकाश की किरण होगा, ये मान लीजिए कि यहां मिलती हुई प्रतीत होगा। ठीक है, जहां पर मिलती हुई प्रतीत होगा वहीं क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो तो वास्तविक नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकाश की किरणें जो हैं वास्तव में मिल नहीं रही हैं, क्योंकि ये दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तित हो जा रही हैं। हमने माना कि ये प्रकाश की किरण इधर गया होगा और ये भी वहाँ गया होगा। ठीक, जब यहाँ गए होंगे और यहाँ पर मिलेगा तब क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब। और यह प्रतिबिंब कैसा होगा, यह प्रतिबिंब आपका आभासी होगा। और इसे मानिए आप ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश, ये जो दूरियां होंगी आपस में समान होगी। ये कहिए कि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, अगर हमने दर्पण से 10 सेमी की दूरी, ये देखिए दर्पण के साथ जितनी दूरी पर यह वस्तु रखा होगा उतनी ही दूरी पर दर्पण के साथ यह प्रतिबिंब बनाएगा। मान लीजिए कि अगर यह वस्तु 20 सेमी पर रखी हुई है तो 20 सेमी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा और आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के आगे नहीं, क्योंकि दर्पण के आगे तो हमने वस्तु को रखा है। कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। ठीक है, तो इसमें हम कुछ पॉइंट आपको बता देते हैं। ये कुछ पॉइंट बता देते हैं, उसे लिख लीजिए आप। ये फिगर बना लेना, ये आपका यहाँ पर लिख लेना। ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण। ठीक, और ये क्या है, आपकी प्रकाश की किरण है। क्या है, प्रकाश की किरण। ये प्रकाश की किरण हो गया आपका। और ये आपका ध्रुव है, जिसे पोल कहते हैं। इंग्लिश में इसे पोल कहते हैं। अब इसमें 3-4 पॉइंट है, उसे लिख लीजिए आप। इसे बना लेना, उसके बाद लिख लेना। ये पॉइंट होगा आपका, पहला पॉइंट करके लिखिए। आपका प्रतिबिंब कैसा होगा, पहला पॉइंट करके लिखना होगा आपको। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा।
प्रतिबिंब आभासी होगा। प्रतिबिंब आभासी होगा। और क्या होगा, तीसरा पॉइंट करके लिख लेना, प्रतिबिंब सीधा होगा। प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा। और चौथा पॉइंट आप लिख लीजिएगा, चौथा पॉइंट होगा, आप दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखा होगा उतनी ही दूरी पर बनेगा। ये कहिए कि समान समतल दर्पण से समतल दर्पण से समान दूरी पर बनेगा। कहाँ बनेगा, समतल दर्पण से समान दूरी पर। अगर वस्तु, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर वस्तु समतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु, मान लीजिए आप ही खड़े हैं, कहाँ, 10 सेमी या 10 मीटर की दूरी पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब, आपका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के साथ, वो 10 सेमी कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। 10 मीटर, माफ कीजिए मीटर है, 10 मीटर कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। ये कहिए कि आप जितनी दूरी पर खड़े होंगे उतनी ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब जो बनेगा आपका आभासी बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, क्योंकि प्रकाश की किरण जो है ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि वास्तव में मिल नहीं रही है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट आपका क्या होगा, चौथा पॉइंट तो हो गया, यही 4 पॉइंट है आपका। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, इसके बारे में मैंने आपको फिगर बताया, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब आभासी होगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा, समतल दर्पण से समान दूरी पर बनेगा। ठीक, अब इसके बाद मैं बात करूंगा कि समतल दर्पण कहाँ से प्राप्त हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। ये तो मैंने बता दिया, कांच का एक टुकड़ा होता है। उसके बाद हम बात करेंगे पार्श्व परिवर्तन के बारे में। समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है, आपका दायां बायां दिखेगा और बायां दायां दिखेगा, ऐसा होता है समतल दर्पण में। उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर मान लीजिए आप समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, आपका दायां, जब आप समतल दर्पण में अपना फेस देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपका दायां बायां हो गया और बायां दायां हो गया। ठीक, तो ये क्यों होता है, ये पार्श्व परिवर्तन के कारण होता है। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो दायां हिस्सा है वो ऐसा आपको लगेगा कि मेरा जो दायां हिस्सा था वो बायां हो गया है और बायां दायां हो गया है। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन। अब अंग्रेजी में जो अक्षर होते हैं उनका पार्श्व परिवर्तन होता है। अब कौन कौन से ऐसे अक्षर हैं जिनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता, ये कंपटीशन में पूछता है कि कौन सा ऐसा अक्षर है
आपको दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सा अक्षर का पार्श्व परिवर्तन नहीं होगा। तो हम आपको बताते हैं पार्श्व परिवर्तन के बारे में, इसे मिटा देते हैं। पार्श्व परिवर्तन पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? अंग्रेजी में जो अक्षर होते हैं उनमें पार्श्व परिवर्तन कैसे होता है मैं बताता हूँ, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता और बाकी अक्षरों का होता है। इसमें होता है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ए मोहित, यम ओ एच आई टी। ए मोहित लास्ट से एक अक्षर छोड़कर 5 अक्षर, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, इन अक्षरों का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता और बाकी अक्षरों का पार्श्व परिवर्तन होता है। मैंने जैसा कि बताया कि क्या होता है, मान लीजिए जेड है, जब मैं दर्पण को देखूंगा, दर्पण में देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस तरह से। अगर दर्पण में जेड को देखा जाए तो ये इस तरीके से फिगर बन जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी में जो कुछ अक्षर ही ऐसे होते हैं जिनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता, बाकी अक्षरों का पार्श्व परिवर्तन होता है। अब वो कौन कौन से अक्षर हैं? यही है, ए एम ओ एच आई टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ये अक्षर जो होते हैं इनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता, बाकी अक्षरों का हो जाता है। अब आप कहेंगे कि इनका क्यों नहीं होता? यहाँ पर देख लीजिए आप, मान लीजिए कि आपने ए लिखा और ए के सामने आपने कोई क्या रख दिया, समतल दर्पण। अब समतल दर्पण में जो इसका फिगर दिखेगा इस साइड, वो ऐसा ही दिखेगा। ठीक, ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि इस तरीके से हो जाएगा। कैसा भी अगर पलटिएगा आप तो आपको दिखेगा ए ही, ऐसा नहीं दिखेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, बस आप ये जान लेना कि ए एम ओ एच आई टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जो होता है, इन्हीं अक्षरों का क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। बाकी अक्षर कुछ भी आ जाए, इन अक्षरों को छोड़कर, मानिए तो 11 अक्षर हैं, यहाँ पर नीचे लिख लीजिए आप। इन अक्षरों का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। नहीं होता है। ये कहिए कि अगर कहें कितने अक्षरों का पार्श्व परिवर्तन नहीं होगा, तो टोटल 11 अक्षर हैं आपका। कितने अक्षर हैं? 11 अक्षर। अंग्रेजी में 11 अक्षर ऐसे होते हैं जिनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता, बाकी अक्षरों का पार्श्व परिवर्तन होता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे गोली दर्पण का। अब इसके बाद बात करते हैं गोली दर्पण का। गोली दर्पण क्या होता है?
जिससे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है यह गोलीय दर्पण। किसी गोले से, किसी कांच के गोले से काटा हुआ वह भाग, जो भाग हो, काटा हुआ भाग है, उसमें अगर एक तरफ कलई या पेंटिंग कर दिया जाए तो वह गोलीय दर्पण का रूप ले लेता है। अब गोलीय दर्पण दो तरह से होते हैं, एक होता है आपका उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। पहले तो गोलीय दर्पण के बारे में मैं आपको समझा दूं कि गोलीय दर्पण होता क्या है। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण आप लोग जब पढ़ाई कर रहे हैं तो किताब को खोल कर रखिए, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, अगर आपको लगे कि हाँ यह हमारे सिलेबस में है कि नहीं है, पढ़ाया जा रहा है, और आपको पता ही है ये हाई स्कूल का साइंस सब्जेक्ट है जिसमें मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, अगर मान लीजिए कहीं पर डाउट होता है या आपके सिलेबस में नहीं है, मैं यहाँ पर आपको सिलेबस से ही रिलेटेड पढ़ा रहा हूँ, बाहरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको सिलेबस देखा हुआ है, आपके सिलेबस में गोलीय दर्पण है, ठीक। अब गोलीय दर्पण क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्या होता है ये। आपको पता होगा ये क्या होता है, एक कांच का गोला होता है। मान लीजिए कि यह कांच का गोला है, क्या है, कांच का गोला है मान लीजिए। इस कांच के गोले में अगर हम इस गोले को काट दें, ठीक, अगर इस गोले को काट दें तो हमको दो दर्पण प्राप्त होगा। दर्पण तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कांच का दो गोला प्राप्त होगा, आधा आधा भाग। अगर इन्हीं भागों को क्या कर दिया जाए, पेंटिंग कर दिया जाए एक तरफ, और एक तरफ चिकना सतह छोड़ दिया जाए, तो यह दर्पण में परिवर्तित होता है। अब हम ये कैसे निर्धारित करेंगे कि कौन सा उत्तल दर्पण है और कौन सा अवतल दर्पण है। ये जो भाग होता है आपका, एक एक दर्पण के बारे में बात करते हैं, थोड़ा दूर बना लेते हैं इसको। समझ में आया ना, कांच के गोले से काटा हुआ वह भाग जिसमें अगर हम एक साइड क्या कर दें, मान लीजिए ये आपका क्या है, एक कांच के गोले में से काटा हुआ एक भाग है। अगर इसी भाग को हम क्या कर दें, एक तरफ कलई कर दें, क्या कर दें, कलई कर दें, तो ये कौन सा दर्पण बनेगा, ये आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। ये सेंटर से जाना चाहिए, इसे हम सेंटर से लेंगे तभी जाकर क्लियर कर पाएंगे कि वक्रता केंद्र कहाँ होगा, ध्रुव कहाँ होगा, फोकस कहाँ होगा। इसका हमेशा ये केंद्र से ही लिया जाएगा। ये मान लीजिए कि आपका केंद्र है, ठीक, क्या केंद्र। ये आपका क्या होता है, ध्रुव P, और ये किस गोले के ब्लॉक से काटा हुआ है, यहाँ पर आप बढ़ा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, सीधा होना चाहिए इससे,
यहां मान लीजिए क्या है, सी, क्या है, सी। और ध्रुव और सी के बीच जो होगा वो आपका फोकस होगा, जिसे एफ कहते हैं। अब इसी के बारे में हम बात करेंगे। ये कौन सा दर्पण होगा आपका, यहां लिख लीजिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। अगर आप कोई प्रकाश की किरण या कोई वस्तु यहाँ पर रखेंगे, अगर ये प्रकाश की किरण समांतर जाएगी, समांतर जाने के बाद यह क्या करेगी, जब यह उठा हुआ है थोड़ा सा, तो ये दर्पण से टकराने के बाद थोड़ा परावर्तित हो जाएगी। यह क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी, मतलब यह कहीं पर मिलेगा नहीं। और दूसरा क्या होगा, दूसरा प्रकाश की किरण जब जाएगा, ये मान लीजिए कि समांतर गया, और दूसरा कहाँ से जाता है, वक्रता केंद्र से। दूसरा जो है, पहले तो ये उत्तल दर्पण जान लीजिए आप, फिर फिगर बाद में हम बताते हैं। फिगर के बारे में बात अभी नहीं करेंगे, अभी तो सिर्फ हम बता रहे हैं आपको गोली दर्पण दो होते हैं, एक उत्तल एक अवतल। उसके बाद मैं ड्राइंग बताऊंगा आपको। ये हो गया, आप लिख लीजिए इसको, फिगर को बना लीजिए। अब बात करते हैं अवतल दर्पण का। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अवतल दर्पण का परिभाषा क्या होता है और उत्तल दर्पण का परिभाषा क्या होता है। पहले तो अब अवतल दर्पण जान लेते हैं। अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में क्या होता है, जो उठा हुआ भाग होता है उसमें कलई किया जाता है। अगर अवतल दर्पण में उठे हुए, अवतल दर्पण में क्या होता है, उठा हुआ भाग जो होता है उस पर कलई कर दिया जाता है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में ये होता है कि जो उठा हुआ भाग होता है उसमें कलई कर दिया जाता है, और जो दबा हुआ भाग होता है वो चिकना सतह होता है। और इसमें भी क्या होता है, मान लीजिए कि ये आपका सेंटर होगा, जो यहाँ पर आपका C होगा, यहाँ पर F होगा और ये P होगा। इसे क्या कहते हैं, इसे तो फोकस कहते हैं, फोकस बिंदु, फोकस। और ये वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र होता है। और ये आपका ध्रुव होता है। और ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। और जो ये अक्ष है, अक्ष, ये जो आपको अक्ष दिख रहा है इसे मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, ये आपका रहा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, जो उठा हुआ भाग होता है उस पर कलई कर दिया जाता है और दबे हुए तल को चिकना, यानी उस पर प्रकाश का
प्रकाश का परावर्तन किया जाता है, मतलब वस्तु को चिकने सतह के सामने रखा जाता है। इसमें क्या होता है, एक मुख्य अक्ष होता है जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है, जहाँ पर ये अक्ष मिलता है उसे ध्रुव कहते हैं, और ये फोकस होता है आपका, और ये वक्रता केंद्र होता है। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। और ये जो आपका यफ होता है ये वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। किसके? वक्रता त्रिज्या के आधा। ये कहिए कि ये जो आपका वक्रता केंद्र है यहां से यहां क्या होगा, ये आपका आर होगा। इसे क्या कहते हैं, इस आर को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप लिख लेना। आर क्या है आपका, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, और यफ जो होगा आपका, यफ फोकस होगा, फोकस, और सी आपका वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र, और पी आपका ध्रुव होगा। ये रहा आपका, और ये जो रेखा है यह मुख्य अक्ष है, यहाँ पर मैंने ड्राइंग में लिखा भी है। और ये जो वक्रता त्रिज्या और फोकस में एक संबंध होता है, यफ जो होता है आपका वह क्या होता है, वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ये कहिए कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या फोकस वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। क्या? फोकस वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। यहाँ पर दिख रहा है आपको, वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या। अब इसके बाद मैं आपको अगली क्लास में बात करूँगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। मान लीजिए अगर कहीं किसी भी टॉपिक पे दिक्कत होगा तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना, ताकि मैं आपके कमेंट को देखकर जो भी डाउट हो अगले क्लास में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो हमें आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कहीं पर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इसी के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत